एक बार फिर बेस नंबर 80 के सभी स्टूडेंट रूम नंबर 400 में जमा हुए थे। पर आज स्टेज पर टीना नहीं, एक गोरा और लंबा नौजवान व्यक्ति खड़ा था। ये सूर्य प्रताप था। थोड़ी ही देर में दो गार्ड टीना को पकड़कर सूर्य प्रताप के पास लाते हैं। टीना को देख सभी स्टूडेंट हैरान थे। टीना कहती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? सूर्य प्रताप उसे देख मुस्कुरा देता है। वो दोनों गार्ड टीना को सूर्य प्रताप के पास छोड़कर रूम से बाहर चले जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। सभी मन में एक ही सवाल था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? रूबी कहती है, क्या लगता तुम्हें टीना ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? अरबाज कहता है, पता नहीं। नरगिश कहती है, उसे छोड़ो और इस खूबसूरत आदमी को देखो, कितना हैंडसम है ये। रूबी आश्चर्य से नरगिश की तरफ देखती। नरगिश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अरबाज कहता है, मुझे लगता है ये हमारा नया इंचार्ज है, या यूं कहे कि नया जेलर। रूबी कहती है, जेलर ही कहना सही होगा, आखिर ये है तो एक जेल ही। टीना पूछती है, मैं कौन हूं? ये कौन सी जगह? और तुम कौन? सूर्य प्रताप कहता है, तुम्हारा नाम टीना है और ये जगह एक स्कूल है और मैं तुम्हारा टीचर। तुम शुरू से यहाँ हो, बस तुम सब कुछ भूल गई हो। टीना ये सुन शांत हो जाती है। टीना की रूपरेखा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके घने और लंबे बालों को काट दिया गया था। उसे भी स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहना दी जाती है। अरबाज कहता है, ये टीना के साथ इन्होंने क्या किया है? उसको पूरा बदल के रख दिया। और टीना हमें ऐसे क्यों देख रही जैसे वो पहली बार हमें देख रही हो? रूबी कहती है, मेरे ख्याल से टीना की याददाश्त जा चुकी है। पर अच्छा ही है, ये इसी के लायक थी। नरगिश कहती है, रूबी तुम एक बात भूल रही हो। ये भी तो हो सकता है कि टीना भी हमारी तरह ही हो और उसे भी यहाँ किडनैप करके लाया गया हो। और जब कल टीना ने हम सबको मारने की कोशिश की तो उसे उसी की सजा मिली हो। और टीना की याददाश्त भी इन्हीं लोगों ने मिटा दी हो। अरबाज कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इसके पूरे चांस है कि टीना की याददाश्त इन्हीं लोगों ने मिटा दी हो। सूर्य प्रताप कहता है, सभी स्टूडेंट साइलेंट हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं तुम्हारा नया हेड जनरल हूँ और तुम्हारी ट्रेनिंग से लेकर लेवल रूम का प्रबंधन सब मैं ही करूँगा। यहाँ की पुरानी हेड जनरल ने कुछ गलतियाँ की थी जिसकी उसे सजा भी मिली चुकी है और अब वो आप ही की तरह एक आम स्टूडेंट बनकर यहाँ आपके साथ रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पे अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे। टीना कहती है, कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? सूर्य प्रताप कहता है, तुम बाकी स्टूडेंट का पास क्यों नहीं जाती? टीना स्टेज से नीचे उतर जाती है और बाकी स्टूडेंट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। टीना देखती है कि सब स्टूडेंट बस उसे ही देख रहे हैं। सूर्य प्रताप कहता है, डियर स्टूडेंट्स, कल से आपको एक टाइम टेबल दिया जाएगा और जो कोई भी अपने टाइम टेबल का सही पालन करेगा और प्रैक्टिस क्लासों में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे स्किल पॉइंट दिए जाएंगे। जिसके स्किल पॉइंट सबसे अधिक होंगे उसे सवाल पूछने की इजाजत मिलेगी, आप जो चाहें जान सकोगे। रोज रात के 9 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको एक विशेष रूम में आने की इजाजत मिलेगी, वो भी उसे जिसके स्किल पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे। तो अब आप सब अपने अपने रूम में जा सकते हैं। सभी स्टूडेंट वहां से जाने लगते हैं। पर तभी सूर्य प्रताप रूबी को वही रोक लेता है। सूर्य प्रताप कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे आपन कीमती वक्त जरूर दोगी। रूबी कहती है, अरबाज और नरगिस तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। अरबाज कहता है, पर उसने अगर तुम्हें कुछ कर दिया तो? रूबी मुस्कुरा देती है, तुम फिक्र मत करो। अरबाज कहता है,
तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना। सूर्य प्रताप रूबी को अपने पास बुलाता है और उसे बैठने के लिए एक चेयर देता है। रूबी सोच रही थी कि उसे क्यों रोका गया है। सूर्य प्रताप कहता है, रूबी मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। इतना बोलकर सूर्य प्रताप अपना टैब निकालता और उसमें शौर्य की फोटो निकालकर रूबी को दिखाकर पूछता है, ये कौन है? रूबी शौर्य की तस्वीर देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर यह शौर्य के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। कहीं इनका इरादा शौर्य के साथ कुछ गलत करने का तो नहीं है। इसलिए रूबी झूठ बोलती है कि वह तस्वीर मैं इस लड़के को नहीं जानती। रूबी कहती है, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सूर्य प्रताप हंसते हुए कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? अच्छा, तो यह बताओ कि अगर तुम इसे नहीं जानती तो यह तुम्हें बचाने के लिए लड़ क्यों रहा था? रूबी कहती है, क्या मतलब है आपका? समझ नहीं पाई किस बारे में बात कर रहे? मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं जानती। सूर्य प्रताप चिल्लाया, झूठ बोल रही हो तुम। रूबी कहती है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन करो। सूर्य प्रताप कहता है, अच्छा तो अब ये देखो और कहो कि तुम इसे नहीं जानती। सूर्य प्रताप अपने टैब में एक वीडियो प्ले करता है। ये वही वीडियो थी जो सूर्य प्रताप ने टीना की याददाश्त में देखी थी। वो याद उस दिन की थी जब टीना रूबी को किडनैप करने गई थी और शौर्य ने उसका रास्ता रोका था। रूबी हैरान थी, अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। सूर्य प्रताप कहता है, किया हुआ झूठ पकड़ा गया तो चुप हो गई। अब मेरे सावला का जवाब दो, ये लड़का कौन? रूबी अभी भी कुछ कहने से पहले हिचकिचा रही थी। वो किसी भी हाल में सूर्य प्रताप को शौर्य के बारे में नहीं बताना चाहती थी। सूर्य प्रताप चिल्लाता है, जवाब दो रूबी। रूबी गुस्से में कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे मुझे मार भी दो, पर मैं अपने शौर्य के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अब दोबारा पूछकर मुझे परेशान मत करना। सूर्य प्रताप कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम मौत से नहीं डरती। अगर तुम इसके बारे में नहीं भी बताओगी तो मैं इसे एक दिन ढूंढे ही लूंगा और जान से मार दूंगा। अगर तुम मुझे इसके बारे में बता देती हो तो शायद मैं थोड़ा रहम करूं। रूबी कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सूर्य प्रताप कहता है, मेरा यकीन करो, भी तुमने अब तक जो सोचा नहीं है मैं उसे भी कई ज्यादा कर सकता। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस लड़के का मोबाइल नंबर और एड्रेस मेरे पास पहले से ही है, पर मैं वहां जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए तुम उसके बारे में मुझे यही बता दो ताकि मेरा कीमती वक्त बच जाए और हाँ, वो तुम्हारा शौर्य भी बच जाए। ये सुन रूबी शौर्य के लिए काफी चिंतित हो जाती है। रूबी काफी परेशान हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। थक हार कर रूबी बताने का फैसला करती। रूबी कहती है, ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगी, पर आप वादा करो कि शौर्य को कुछ नहीं करोगे। सूर्य प्रताप कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूं, शौर्य को कुछ नहीं होगा। अब तुम बताओ, ये कौन है, इसका परिवार और इसके दोस्त रिश्तेदार सबके के बारे में। रूबी कहती है, शौर्य और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम मुंबई के स्कूल में साथ में पढ़ते थे। शौर्य के माता पिता नहीं थे, वह घर में अकेला रहता था। उसने कभी अपने किसी रिश्तेदार का जिक्र मुझसे नहीं किया और स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। पर एक लड़का है, आर्यन, जो वो शौर्य का अच्छा दोस्त है, जो राजस्थान में काम करता है। शौर्य अक्सर उसकी बातें किया करता था। बस मैं इतना ही जानती हूँ। सूर्य प्रताप कहता है, किया और कोई नहीं जो शौर्य को जानता हो। रूबी कहती है, हाँ है, हमारे स्कूल के अजय और दानिश, वो कुछ दिन पहले ही हमारे दोस्त बने थे। सूर्य प्रताप कहता है, तुम्हारा शुक्रिया रूबी, अब तुम जा सकती हो। रूबी जाते हुए कहती है, आपको अपना वादा तो याद है शौर्य को कुछ नहीं करने का।
सूर्य प्रताप कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं उस टीना की तरह बेरहम नहीं हूं। मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। अब तुम जाओ। रूबी वहां से चली जाती है। रूबी के जाने के बाद सूर्य प्रताप एक कुटिल मुस्कान देता है और कहता है, मुझे मेरा वादा तो याद, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं वादे का पक्का हूं। किया सूर्य प्रताप शौर्य को ढूंढ लेगा। किया शौर्य अब जल्दी रूबी से मिलने वाला, और किया होगा जब लाल ग्रह के एलियन पृथ्वी पर अटैक करेंगे। कहानी जारी है। सूर्य प्रताप के पास दो नकाबपोश आदमी आते हैं। सूर्य प्रताप उनसे मुंबई जाकर शौर्य के बारे में पता करने को कहता है। ये दोनों आदमी भी एजेंट थे। सूर्य प्रताप कहता है, एजेंट 65 और 66 जाओ और शौर्य को यहां लेकर आओ। वो भी जिंदा। तुम्हारे टैब में मैंने उसकी फोटो और डिटेल भेज दी। एजेंट 65 कहता है, जैसी आपकी इच्छा सूर्य प्रताप जी। वो दोनों एजेंट सूर्य प्रताप को अलविदा कहकर बेस से बाहर चले जाते हैं। बेस से बाहर जाने के बाद वह अपने हेलीकॉप्टर में बैठ रवाना हो जाते हैं। गुरु श्रेष्ठ शौर्य को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर आ चुके थे। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दोनों पैदल ही चल रहे थे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुछ ही दूरी में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। शौर्य कहता है, गुरु जी हम यहाँ क्यों आए हैं? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, तुम्हारा इलाज करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। शौर्य कहता है, मेरा इलाज पर मुझे किया हुआ है, मैं तो एकदम ठीक है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा गुस्सा। शौर्य, किया तुम्हें लगता है तुम्हारा गुस्सा सामान्य है? शौर्य कहता है, पर गुरु जी गुस्सा तो इंसान का नेचर है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम मुझे बताओ कि तुम मार्शल क्यों सीखना चाहते हो? शौर्य कहता है, क्योंकि मुझे रूबी को बचाना है और उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेना है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, बदला यही तुम्हारे गुस्से का असल कारण है। एक बात जान लो शौर्य, में तुम्हें मार्शल इसलिए नहीं सिखाऊंगा कि तुम अपना बदला ले सको। मार्शल जैसी युद्ध कला आपसी बदले के लिए नहीं बनी है। शौर्य कहता है, तो किया मैं कुछ नहीं करूं, बस हाथ पे हाथ रख उन्हें अपनी रूबी को उसी कैद में रहने दूं। शौर्य कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा शौर्य, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द युद्ध कला में महारत हासिल करो। लेकिन तुम अपने गुस्से और बदले के कारण ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो। शौर्य कहता है, इसका क्या अर्थ हुआ गुरु की? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, शौर्य तुम्हारी असल वास्तविक शक्ति तभी सक्रिय होती है जब तुम अधिक गुस्से में होते हैं। अगर किसी युद्ध के दौरान तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो तुम्हारी असल ताकत कभी सक्रिय नहीं होगी और तुम एक कमजोर और लाचार इंसान बनके रह जाओगे। शौर्य कहता है, पर मैं इसे कैसे काबू कर सकता हूँ? जब जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मुझे मेरे शरीर में एक धधकती हुई ऊर्जा महसूस होती है। बिना गुस्से के मेरे लिए अपनी असल ताकत को सक्रिय करना असंभव है। ये सब मेरे वश में नहीं है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, तुम कोशिश तो करो। असंभव को संभव होने में एक पल नहीं लगेगा। तुम मुझे बताओ कि तुम एक अद्भुत योद्धा बनकर रूबी को बचाना चाहते हो या नहीं? शौर्य कहता है, हाँ गुरु जी मैं चाहता हूँ। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरी कोई बात नहीं टलोगे। और अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इनकार किया तो मैं तुम्हें आगे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। शौर्य कहता है, मैं वादा करता हूं मैं आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, हम मंदिर आ चुके हैं। थोड़ी देर में हम दर्शन करके यहां से जाएंगे।
मंदिर से आने के बाद गुरु श्रेष्ठ शौर्य को लेकर एक सुनसान जगह जाते हैं। वहां एक फटी पुरानी झोपड़ी और उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। गुरु श्रेष्ठ शौर्य को लेकर झोपड़ी के पास जाते हैं। शौर्य कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं गुरुजी? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, ये झोपड़ी मेरी बहन की है और वो मुझसे एक वजह से बेहद नाराज है। शौर्य हैरान था कि गुरु श्रेष्ठ की बहन एक झोपड़ी में रहती है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, तुमने वादा किया है कि तुम मेरी कोई बात मानने से इनकार नहीं करोगे। शौर्य कहता है, हाँ गुरुजी, कहिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन की मदद करो, उसे उसका हक दिलाओ, पर बिना मेरे बारे में बताए। यही तुम्हारी परीक्षा है और तुम्हारा सबक भी। शौर्य कहता है, सबक कैसा सबक गुरुजी? गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, तुम्हारा गुस्सा शौर्य, जिसकी वजह से तुमने गेलेन को अपाहिज कर दिया। तुमसे पहले गेलेन ही मेरी बहन की मदद कर रहा था, तो यही तुम्हारा सबक है। शौर्य कहता है, ठीक है गुरु, जैसी आपकी इच्छा, पर मैं झोपड़ी के अंदर जाकर उनसे कहूंगा कि मैं कौन हूं। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? शौर्य, मैं अब वापस एकेडमी जा रहा हूं और तुम यही रहोगे जब तक कि तुम मेरी बहन को उसका हक नहीं दिला देते। उम्मीद है हम जल्द ही मिलेंगे। इतना कहकर गुरु श्रेष्ठ अपनी कमर से बंधी एक पुस्तक निकलकर शौर्य को देते हैं और वहां से चला जाते हैं। ये वही किताब थी, जीवयुद्ध, जो शौर्य पहाड़ी की गुफा में छोड़ आया था। शौर्य काफी हैरान और परेशान था, उसे समझ नहीं आता कि वो झोपड़ी के अंदर कैसे कदम रखे। फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शौर्य कहता है, हाँ यही ठीक रहेगा, बीमार होने का नाटक करता हूँ। शौर्य अपने पेट पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाता है और झोपड़ी के बाहर ही गिर जाता है और बीमार होने की एक्टिंग करता है। शौर्य की आवाज सुन सफेद साड़ी पहने एक औरत बाहर आती है। वो औरत शौर्य से पूछती कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य बहाना बनाते हुए, मैं भटका हुआ मुसाफिर हूँ और मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी करो, प्लीज। सफेद साड़ी वाली औरत शौर्य को अपने साथ झोपड़ी के अंदर ले जाकर जमीन पर बिछी चटाई पर लेटा देती है और एक चाकू उठाकर शौर्य की गर्दन पर रख देती है। शौर्य ये देख हक्का बक्का रह जाता है। शौर्य कहता है, भला ये कौन सा तरीका है किसी की मदद करने? सफेद साड़ी पहने वो औरत चिल्लाती है, एकदम चुप, तुमने मुझे बेवकूफ समझा? क्या सोचा बीमारी का नाटक करके मेरी झोपड़ी में घुस जाओगे और चोरी कर सकोगे? शौर्य घबराकर कहता है, नहीं मैं चोर नहीं हूं, आप गलत समझ रही हो, मैं तो यहां आपकी मदद करने आया हूं। वो औरत कहती है, अच्छा तो तुम मेरी मदद करने आए हो, पर क्यों? बोलो जल्दी, वरना अभी तुम्हारी गर्दन इस चाकू से काट दूंगी। शौर्य कहता है, मैं सच कह रहा हूं, वो किया है कि मुझे गुरु श्रेष्ठ ने यहां भेजा है। गुरु श्रेष्ठ का नाम सुन वो औरत शौर्य की गर्दन से चाकू हटा लेती है और शौर्य का कॉलर पकड़कर उसे झोपड़ी से बाहर फेंकते हुए कहती है, दोबारा उस नीच का नाम भी मेरे सामने लिए तो तुम्हें सच में मार दूंगा। चलो फूटो यहां से, अब बड़े आए मेरी मदद करने वाले। शौर्य कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर गुरुजी की बहन अपने ही भाई के नाम से चिढ़ती क्यों है। शौर्य खुद से कहता है, अब क्या करा जाए, गुरु श्रेष्ठ ने इनकी मदद करने को कहा है और ये मुझसे बात ही करने को तैयार नहीं है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यही रुक जाता हूँ, उसके बाद एक बार और कोशिश करूँगा। मुंबई शहर में एजेंट 65 और 66 शौर्य के घर में होते हैं। वो घर की तलाशी लेते हैं कि उन्हें शौर्य का कोई सुराग मिल जाए जिससे वो शौर्य तक पहुंच सके। एजेंट 65 ने कहा, यह देखो मुझे क्या मिला। इस लैपटॉप की हिस्ट्री देखो, इससे 4 ट्रेन टिकट बुक हुई है।
एजेंट ने 66 के कहा, टिकट किस नाम से? एजेंट 65 जवाब देता है, काठमांडू, नेपाल। और ये टिकट आर्यन के नाम से बुक हुई हैं। एजेंट ने 66 कहता है, इसका मतलब शौर्य हमें काठमांडू में ही मिलेगा, पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? एजेंट ने 65 कहता है, डोंट वरी, इस लैपटॉप में किसी गुरु श्रेष्ठ के बारे में सर्च किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ही शौर्य हमें काठमांडू में किसी गुरु श्रेष्ठ के पास मिलेगा। एजेंट 66 कहता है, बहुत खूब, तो चलो काठमांडू की सैर करने। एक कुटिल मुस्कान के साथ दोनों शौर्य के घर से बाहर निकलते हैं और काठमांडू की ओर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद उनमें से एक एजेंट जेब से रिमोट निकालता है और एक बटन दबाता है और शौर्य के घर में धमाका हो जाता है। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। रात 2 बजे रूबी बेस नंबर 80 के नीचे बने अंडरग्राउंड हॉस्टल के कमरे में सो रही थी। रूबी के कानों में किसी के जोर जोर से चिकने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बेचैनी के कारण रूबी उठ खड़ी होती है। रूबी सोच रही थी कि इतनी रात में ये किसकी रोने की आवाज है, किया मैं जाकर देखूं। देख ही लेटी हूं, वैसे भी नींद तो खराब हो गई, तो चल के देखना ही सही रहेगा। रूबी अपने रूम से बाहर निकलते हैं और आवाज का पीछा करती है। रूबी देखती है कि 4 लोग एक लड़की को रस्सी से बांध रहे हैं। रूबी उस लड़की को देख चौंक जाती है। ये लड़की और कोई नहीं, टीना होती है, जिसे कुछ स्टूडेंट आज मारने वाले हैं। क्या होगा आगे? क्या रूबी टीना को बचा लेगी? क्या शौर्य पकड़ा जाएगा? जानने के लिए बने कहानी जारी है। दोस्तों, अब ये कहानी अपने सेकंड फेस में जाने वाली, तो पढ़ते रहे रोजाना नए अध्याय। लव असैसिन एस।